तरह के यूट्यूबर्स या यूट्यूब जर्नलिस्ट भी हैं जो एथिक्स को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर बहुत कुछ और बहुत ज़्यादा वायलेशन हो रहा है। क्यों हम उन एथिक्स को पार करते हुए सिर्फ़ व्यूज़ के लिए वो जो एथिक्स हैं उनको हम वायलेट कर रहे हैं? आप पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं और आप पैसा बना रहे हैं। ये 2 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लोगों ने जो मीडिया एथिक्स हैं उनको पीछे छोड़ दिया। जब आपके पास पावर बहुत ज़्यादा आती है तो फिर आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आयद होती है कि आप उस पावर का एक जायज़ और मुनासिब इस्तेमाल करें। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो रहा। पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए और पैसा बनाने के लिए अब बहुत से ऐसे काम शुरू कर दिए हैं जिनकी मीडिया एथिक्स इजाज़त नहीं देता। जय हिंद, नमस्कार, मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज मैं कोई टॉपिक लेकर नहीं आई हूँ, कुछ ऐसी बातें जो मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहती थी और उस डिस्कशन में मैंने वसीम अल्ताफ साहब को भी शामिल किया है। और डिस्कशन ये है कि मैं मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हूँ और बहुत सारे लोग जो मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पढ़ते हैं और उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें एडवर्टाइजिंग और रेडियो और प्रोडक्शन और दुनिया भर की चीज़ें पढ़ाई सिखाई जाती हैं, राइटिंग और सारी चीज़ें। जिसके बाद और बहुत सारी वर्कशॉप्स भी होती हैं, उसमें एक सब्जेक्ट मीडिया एथिक्स भी होता है, जिसमें सिखाया जाता है कि मीडिया के एथिक्स क्या हैं, कौन-कौन से रूल्स और कोड्स आपको फॉलो करने हैं और क्या-क्या चीज़ें हैं जिसके दायरे में रहकर आपको काम करना है, जो हर हाल में लाज़मी आप सबको फॉलो करना पड़ते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं या जो इस फील्ड में होते हैं। और आप अगर कोई इस तरह का काम कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, कोई सोर्सेज़ भी होते हैं, तो आप उनको किसी भी हाल में वो जानकारी किसी के साथ रिवील नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मीडिया एथिक्स होते हैं, इनफैक्ट सब्जेक्ट ही नहीं बल्कि मीडिया एथिक्स पर स्पेशलाइज़ेशन भी किया जाता है। अब ये सोच रही हूँ कि ये एथिक्स पे इतना लेक्चर क्यों हो रहा है? लेक्चर इसलिए कि आजकल हम देख रहे हैं कि यूट्यूब की दुनिया में जो अचानक से एक मशरूमी हो गई है, यूट्यूब जर्नलिस्ट की, जिसमें मेनस्ट्रीम जर्नलिस्ट शामिल हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। लेकिन कुछ इस तरह के यूट्यूबर्स या यूट्यूब जर्नलिस्ट भी हैं, जो एथिक्स को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर बहुत कुछ और बहुत ज़्यादा वायलेशन हो रहा है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं और बहुत सारे लोग सवाल भी पूछते हैं। तो यही कुछ सवालात आप सबके साथ हम डिस्कस करेंगे और वसीम साहब मेरे साथ हैं। वसीम साहब, आप एक सीनियर ऑफ़िसर रहे हैं, एक ऑफ़िसर हो, जर्नलिस्ट हो, हर किसी की एक रोल की के साथ एक ज़िम्मेदारी होती है, उसकी कुछ दायरे होते हैं, उसमें आपको रहना होता है, आपको वो फ़ॉलो करना पड़ते हैं, आपकी ज़िम्मेदारी होती है अगर आपके ज्यूरिसडिक्शन में कुछ हो रहा है। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब यूट्यूब या सोशल मीडिया की जो दुनिया है, एक फ्री वर्ल्ड है, जिसका इस्तेमाल हम अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, अपना ओपिनियन साझा करने के लिए कर रहे हैं या हमारे आस-पास जो कुछ भी हो रहा है, उस पे हम लोगों तक दुनिया भर में इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं। एक टूल जो कि बहुत कारगर भी है और बहुत साबित भी हो रहा है, लोगों के बहुत हेल्प कर रहा है बहुत सारी चीज़ों में। क्यों हम उन एथिक्स को पार करते हुए सिर्फ व्यूज़ के लिए वो जो एथिक्स हैं उनको हम वायलेट कर रहे हैं? देखिए, बेसिकली तो इसकी वजह ये है कि आप पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं और आप पैसा बना रहे हैं। ये 2 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लोगों ने जो मीडिया एथिक्स हैं उनको पीछे छोड़ दिया है, उनको नज़रअंदाज कर दिया है। अब देखिए, पहले ये था कि एक बंदा कंटेंट बनाता था, एक बंदा एडिट करता था और एक तीसरी पार्टी जो थी वो उसको ब्रॉडकास्ट करती थी। अब एक ही बंदा ये तीनों काम कर रहा है, तो बेपनाह जो एक पावर है वो कॉन्सेंट्रेट हो गई है एक बंदे में। अब जब आपके पास पावर बहुत ज़्यादा आती है तो फिर आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आयद होती है कि आप उस पावर का एक जायज़ और मुनासिब इस्तेमाल करें। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो रहा। मीडिया एथिक्स पीछे रह गए हैं और लोगों ने पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए और पैसा बनाने के लिए
अब बहुत से ऐसे काम शुरू कर दिए हैं जिनकी मीडिया एथिक्स इजाज़त नहीं देता। मिसाल के तौर पे आप देखिए थंबनेल्स जो होते हैं, अब थंबनेल्स ना सिर्फ ये कि हमारे आम जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट्स हैं या सोशल मीडिया के जो लोग हैं, उनके अलावा अगर आप बड़े अच्छे जो हमारे टीवी चैनल्स हैं, मैं अभी पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इंडिया के बारे में मुझे इल्म नहीं है, तो वो चैनल्स भी ये कर रहे हैं कि इंतहाई सेंसेशनल किस्म की और मिसलीडिंग वो हेडलाइंस बना लेते हैं, थंबनेल्स बना लेते हैं जो उनका सोशल मीडिया या यूट्यूब पे जो उनके चैनल्स हैं, और जब आप वो सुनते हैं तो उस चीज़ का ज़िक्र ही नहीं होता उस पूरे उस वीलॉग में या उस वीडियो में ज़िक्र ही नहीं होता उन चीज़ों का। लेकिन मकसद ये होता है कि जो देखने वाले हैं उनको अट्रैक्ट किया जाए और उनको कैप्चर किया जाए और उनको देखने पे मजबूर किया जाए। अक्सर आपने सुना होगा जी, ये वीडियो आखिर तक देखें, या आखिर में देखें क्या होता है। मतलब ये कि वो देख लें, वो व्यूअरशिप में इजाफा हो जाए, और आखिर में कुछ भी नहीं होता। सिर्फ ये होता है कि उनके पैसे बन जाते हैं, वो जो अर्न कर रहे हैं उससे। तो इस किस्म की चीज़ें, गलत किस्म के मिसलीडिंग थंबनेल्स बनाना, सेंसेशनल किस्म के कैप्शंस लगा देना कि जनाब पाकिस्तान में 2 यूट्यूबर्स को फांसी दे दी गई। यानी आप अंदाज़ा बताइए। लगाएँ, आप अंदाज़ा भारत लगाएँ। की पूरी मीडिया उठ खड़ी हुई, यहाँ पर डिबेट डिस्कशन स्टार्ट हो गया, आपके यहाँ से एक और झूठी खबर उठती। एंड पे पता चला कि ऐसी बात ही नहीं। यानी वो जो 2 अच्छा वसीम यूट्यूबर्स। साहब, आपने सिंस ये बात उठाई है, आपकी बात बीच में कट रही है। तो एक ऐसा भी तो हो सकता है कि प्लान्ड ये एफर्ट हो जहां पर इन सारे यूट्यूबर्स ने मिलके पहले तो यूट्यूब से हट गए हों, फिर उसके बाद ये इस तरह की खबर फैलाई गई हो कि ऐसा कुछ होने वाला है, फिर उसके बाद एक साथ वापसी करते हैं, फिर उसके बाद एकदम बम्पर व्यूअरशिप आएगी, तो ये एक स्ट्रेटेजी भी तो हो सकती है प्लान्ड। देखिए, कुछ भी हो सकता है। यहाँ जो कुछ हो रहा है ना, तो आप वसूख के साथ नहीं कह रहे कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है। और मतलब लोग ये बिल्कुल बावले हुए हैं इस वक़्त। ये जो रेस चल रही है ना सोशल मीडिया की, इसमें अब जो एक सैनिटी प्रिवेल नहीं कर रही इस वक़्त। इस वक़्त ये है कि धड़ाधड़ वीडियोज़ बनाओ और लगाओ। उसके पीछे एक वजह वसीम साहब ये भी है ना, पहले जो लोग जर्नलिज्म की पढ़ाई पढ़ते थे या फिर लिटरेचर या फिर किसी तरह से उस फील्ड से जुड़े होते थे, वो लोग जर्नलिज्म में होते थे। लेकिन अब तो जिसके पास मोबाइल फ़ोन है और एक माइक है, वो जर्नलिस्ट बन जा रहा है। वो जर्नलिस्ट बन रहा है, वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बन रहा है। बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ कि जो सर्वेस कंडक्ट किया करते थे सड़कों के ऊपर कि जी आप ने अरेंज्ड मैरिज की है या लव मैरिज की है, वो किसी कपल से जाके पूछ लिया, या किसी लड़की के पास चले गए जी कि आप किस किस्म के लड़के से दोस्ती करना चाहेंगी। अब ये लोग जो हैं, ये इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स बना लिए हैं, और अब वो यूट्यूब चैनल्स पे आके तो वो अब सवाल तो ज़ाहिर है, एक अच्छा सवाल करना बहुत मुश्किल काम है, अच्छा सवाल तैयार करना मुश्किल काम है। तो वो फिर यही कहते हैं जी कि ये जी ये हुआ है, ये एक हादसा हो गया है, या ये एक लोगों को अगवा कर लिया गया, आप इस बारे में क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? यानी इससे आगे कोई बात ही नहीं है। अच्छा, तो ये जो है ना, ये बहुत वाइड स्प्रेड आपको नज़र आ रहा है, और बहुत से लोग अब आ चुके हैं जिनका एज़ सच मीडिया का बैकग्राउंड नहीं है और मीडिया एथिक्स का बिल्कुल नहीं पता, और वो महज़ शोहरत हासिल करने के लिए और जो यूट्यूब से पैसे मिलते हैं, वो बनाने के लिए डॉलर। वो ये सब कुछ कर रहे हैं। जी, अंबर। जी।
लेकिन वसीम साहब, इन सारी चीज़ों का बड़ा गलत असर सोसाइटी पे हो रहा है। अगर आप कोई भी इस तरह का जो लोग जिनकी तरफ आपने इशारा किया, वो लोग अगर डिस्कशंस या फिर इस तरह के शोज़ होस्ट कर रहे हैं, जिनको वो कंडक्ट करना नहीं आता, उससे बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के आ रही हैं, जो कि सोसाइटी के लिए, समाज के लिए बड़ी गलत हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि क्या कोई सोशल मीडिया या यूट्यूब पे जो चैनल्स चला रहे हैं, जर्नलिज़्म कर रहे हैं, क्या इस सब को देखते हुए मतलब पाकिस्तान में पाकिस्तान की सरकार, भारत में भारत की सरकार, यहाँ पे तो ख़ैर इस तरह की पॉलिसी पे डिस्कस भी किया जा रहा है काफ़ी समय से। क्या पॉलिसी लाने की ज़रूरत है ताकि इन सारी चीज़ों को भी, क्योंकि हम रेडियो चैनल, वेबसाइट या फिर टीवी चैनल्स की बात करें, सबको रजिस्ट्रेशन, एथिक्स, गाइडलाइंस सारी चीज़ें फ़ॉलो करना पड़ती हैं। तो क्या उनके लिए भी मतलब, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर तो पॉलिसी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी सरकारों को। मेरा ख्याल है कि देखें, वो होता ये है कि वो पॉलिसी पीछे रह जाती है। एक कह लें कि एक गैर जानिबदार इम्पार्शियल पॉलिसी पीछे रह जाती है और सरकार फिर अपना उसमें से मतलब निकालने लगती है। हुँ। और ऐसी-ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करा दी जाती हैं जिसमें कि आज़ादी इज़हार पे बहुत कदगने और बहुत पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं। तो मेरा ख़्याल है कि सरकार को पीछे ही रहना चाहिए, सरकार को इंटरवीन नहीं करना चाहिए और लोग समझदार हैं, लोग समझते हैं और लोगों ने बहुत सीखा है। तो मेरा ख़्याल है जो लोग एक अनएथिकल प्रैक्टिसेस का सहारा लेते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और मिसगाइड करते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं, वो वीड आउट हो जाते हैं खुद ही। वो एक्सपोज़ हो जाते हैं, उनका पता चल जाता है लोगों को कि यार ये बंदा जो है, ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो चीज़ों को सेंसेशनलाइज़ कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है, गलत बयानी कर रहा है। तो ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है और लोग बेहतर से बेहतर की तलाश में हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता वो लोग वैसे ही फ़ारिग हो जाते हैं। तो मेरा ख़्याल नहीं कि सरकार को इसमें इंटरवीन करना चाहिए और ऐसे कवानीन बनाने चाहिए। वो फिर ऐसे ही कवानीन बनाएँगे जो उनको सूट करते हों, नॉर्मली यही होता है। तो बाकी जो है वो मेरा ख़्याल है कि जहाँ तक फ़ेक न्यूज़ का ताल्लुक है और जहाँ तक किसी को बदनाम करने का ताल्लुक है, तो उसके लिए तो ऑलरेडी कवानीन मौजूद हैं हमारे यहाँ। अगर आप कोई इस किस्म की हरकत करते हैं, जो किसी की प्राइवेसी को वायलेट करती है या कोई लोगों में एक इश्ताल पैदा करती है, नफ़रत अंगेज़ी करती है, तो उसके लिए कवानीन मौजूद हैं। मज़ीद मेरा ख़्याल है हमें ज़रूरत नहीं है कवानीन बनाने की इस सिलसिले में। जी, अंबर। जी, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन एक होता है कि खुद भी आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर चलते हैं। जब आप कोई इस तरह का इनिशिएटिव लेते हैं, तो उसमें आपका एक मुद्दा होता है कि आप इस तरह का कंटेंट बनाना चाहते हैं, इस तरह की अवेयरनेस करना चाहते हैं और आप एक उसके साथ चलते हैं कि ये मुझे करना है अपने चैनल के ज़रिए। तो क्या कोई बेसिक ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जो लोग जिन्होंने जर्नलिज़्म की पढ़ाई नहीं की है? आपको नहीं लगता कि एक छोटा-सा एक कुछ शॉर्ट टर्म कोई ट्रेनिंग ही हो जाए 2-3 महीने की, जहाँ पर उनको एटलीस्ट बेसिक आदाब तो बता दिए जाएँ कि भाई ये नहीं करना चाहिए? अ, ब ये अच्छा आइडिया है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इसको आप लॉ के ज़रिए एनफ़ोर्स करेंगे? क्योंकि मेरे ख़्याल में तो एनफ़ोर्समेंट उस तरह से शायद पॉसिबल ना हो और फिर जिस हिसाब से हमारे यूट्यूबर्स मार्केट में आ चुके हैं, अब किस-किस को आप मॉनिटर करेंगे? ये तो मेरा ख़्याल है कि लोगों को खुद सोचना चाहिए और जो देखने वाले हैं, वो उनको एक स्ट्रिक्ट ऑडिट करना चाहिए, इनका एक ओवरसाइट रखनी चाहिए इन लोगों के ऊपर और एक्सपोज़ करना चाहिए ऐसे लोगों को जो कि गलत इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल मीडिया का। और मेरा ख़्याल है कि आहिस्ता-आहिस्ता अब देखें बेशुमार लोग आए सोशल मीडिया पे आए और उसके बाद फिर वो फ़ारिग हो गए, यहाँ से गायब हो गए क्योंकि वो एक्सपोज़ हो गए वो, उनका पता चल गया लोगों को। अब मिसाल के तौर पे अब मैं आपको बताता हूँ, एक मियाँ-बीवी हैं, तो जो शौहर हैं, वो दिन के वक़्त
वो वीडियोस बनाते हैं कि चुड़ैलों को कैसे पकड़ा जा सकता है या भूतों पे कैसे काबू पाया जा सकता है। और जो उनकी वाइफ हैं, वो शाम को वीलॉग करती हैं कि सोसाइटी में साइंटिफिक थॉट को कैसे प्रमोट किया जा सकता है। अच्छा। यानी बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और बहुत से ऐसे भी हैं जो कि ऐसे भी होस्ट्स हैं जो गेस्ट्स को कहते हैं कि जी आप ज़रा खुल के बात किया करें। आपने ज़रा बात जो है ना दलेराना तरीके से करनी है। वो क्या तलवार निकाल लेनी है क्या? अब मतलब ये कि ज़रा थोड़ा आप अग्रेसिव। एग्रेसिवली आप बात करें। और खुद वो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं और आप मुल्क के अंदर हैं। तो अब अगर आप इस तरह बात करें, ज़ाहिर है आप अच्छा वसीम साहब, एक रीसेंट केस भी तो हुआ है, एक जर्नलिस्ट पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए हैं, उन्होंने कुछ ऐसा किया था, उनकी फैमिली वालों को अगवा कर लिया गया। तो ये तो बड़ा जी, खतरनाक हो सकता है, जो लोग आप जैसे लोग जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, वो लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, आपको उकसा के डॉलर बनाएँगे और इधर अगवा हो जाए बंदा, मतलब कोई परवाह नहीं है। वही अगेन एथिक्स पे आ जाते हैं घूम फिर कर। ऐसे ही है। देखिए ना, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि अ, उनको सिर्फ़ ऑडियंस चाहिए, उनको व्यूज़ चाहिए, उनको डॉलर्स चाहिए। उनके नज़दीक इस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं है कि अब मिसाल के तौर पे अभी एक मैं वीडियो देख रहा था तो होस्ट जो थे वो मज़े ले रहे थे और 2 ख़वातीन आपस में लड़ रही थीं। और अच्छा। वो जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रही थीं और वो जो ख़ास तौर पे उनमें से एक जो हैं, जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रही थीं और जिस तरीके से वो गुफ्तगू कर रही थीं, वो इंतहाई यानी वो मैं समझता हूँ कि एक मुख़र्रिब इख़लाक़ वो एक गुफ्तगू थी। लेकिन जो होस्ट थे वो उनको मना नहीं कर रहे थे, वो सुन रहे थे, एन्जॉय कर रहे थे क्योंकि व्यूअरशिप बढ़ रही थी। लोग पसंद करते हैं, मज़े मज़े लेते हैं ऐसी चीज़ों से। तो मेरा ख़्याल है कि ये नहीं होना चाहिए। एक अख़लाक़ियात के दायरे में रह के गुफ्तगू होनी चाहिए। आपको अ बल्कि मैं देखता हूँ कि कुछ होस्ट्स चाहते हैं कि जो गेस्ट्स हैं उनमें झगड़ा हो, लड़ाई हो, गालम-गलोच हो, मार-कुटाई हो, ताकि वो एक कैप्शन लगाएँ कि जंग हो गई, लड़ाई हो गई, मार-कुटाई हो गई और हर कोई फिर जाके उसे देखे कि यार क्या कहाँ लड़ाई हुई, किस-किस की लड़ाई हुई, किसने किसको मारा। तो ये नहीं होना चाहिए, ये मतलब अनएथिकल है इस तरह से, आपको सिचुएशन को कंट्रोल हैंडल करना करने चाहिए। की ज़िम्मेदारी ऑफ कोर्स हाँ, जी बिल्कुल। आपकी, जो आप शो कंडक्ट कर रहे हैं। जी, एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। जी, अंबर। जी, बिल्कुल, तो ये जो सूरत-ए-हाल है, अब देखिए, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, मेरा ओपिनियन बिल्कुल अलग हो सकता है, लेकिन हमें दायरे में रहकर एथिक्स को फ़ॉलो करना है। आप पाकिस्तानी हैं, मैं इंडियन हूँ, मैं एंटी पाकिस्तान हो सकती हूँ, मेरी जो आइडियोलॉजी है, वो पाकिस्तान के बिल्कुल खिलाफ हो सकती है। आप इंडिया से कहीं न कहीं डिसएग्री कर सकते हैं कि इंडिया की ये पॉलिसी सही नहीं है, वो गलत है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन बेसिक रिस्पेक्ट और दायरे को हमें मेंटेन करना होता है, जो कि अब ज़रा थोड़ा-सा दायरा, मतलब दायरा को लांघते हुए लोग नज़र आ रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल सा होता जा रहा है। और बड़े ये अब तक इस तरह की चीज़ें हमें अपने मेनस्ट्रीम टीवी डिबेट्स में भी नज़र आती हैं। हम मैं इस तरह की डिबेट्स में कई बार रही हूँ, जिसमें झगड़ा-फ़साद हुआ है, और मुझे अक्सर लोग कहते भी हैं कि जहाँ मार-कुटाई होती है, वहाँ तुम ज़रूर होती हो। तो ये बड़ा अजीब-सा लगता है, बहुत ह्यूमिलिएटिंग होता है, और आपको पता भी नहीं चलता किस तरह से आप इसका हिस्सा बन जाते हैं, इस जंग का। क्योंकि होस्ट इस तरह से सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि लोग मुर्गे लड़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी, बल्कि हमारे इवन मेनस्ट्रीम मीडिया में कुछ होस्ट्स ऐसे रहे हैं जो कि जानबूझ के लोगों को आपस में लड़वाते थे, कि वो लड़ें आपस में और व्यूअरशिप बढ़े, ज़्यादा लोग देखें क्योंकि जितना ज़्यादा मसाला होता है उतने फिर ज़्यादा लोग व्यू करते हैं उसको। जी। तो ये तो एक पॉलिसी के तहत भी वो
करते रहे हैं कि ऐसी बातें की जाएँ कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो और लड़ाई-झगड़ा हो और गालम-गलौच हो। और कई मर्तबा ऐसा हुआ, ये मेनस्ट्रीम मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ कि वो आपस में लड़ पड़े, इवन एक-दूसरे को मारा, जी, कई सारी घास वीडियोज़ हुई उठा हैं के वायरल मार थप्पड़-पिट दिया, की। पानी फेंक दिया, गालियाँ निकाली एक-दूसरे को, फिर उनके क्लिप्स बने, फिर वो क्लिप्स बड़े वायरल हुए। तो ये सारा कुछ जो है ये होता रहा है और नहीं होना चाहिए इस तरह से। आप अगर होस्ट हैं तो आप सिचुएशन को कंट्रोल करें वहाँ पे और ये सब ना होने दें। लेकिन वो करते हैं ऐसे, वो देखते रहते हैं कि यार ये तो अच्छा मसाला और आ रहा है मसाला, ये तो चलेगा हमारा प्रोग्राम। तो मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो मीडिया एथिक्स है उनको फ़ॉलो करना चाहिए। जी। बिल्कुल। और ये जो लोग इस तरह के जो एथिक्स का वायलेशन कर रहे हैं, उन लोगों को क्या आप बोलना चाहते हैं एक सीनियर होने के नाते? देखिए जी, मैं तो यही उनको कहना चाहूँगा कि एक वक़्ती कामयाबी के लिए या वक़्ती गेन के लिए आप अपना करियर ख़राब ना करें और मीडिया एथिक्स को फ़ॉलो करें, क्योंकि आज आपने एक वीडियो बना ली, आपको व्यूज़ मिल गए, लेकिन साथ ही आपकी क्रेडिबिलिटी भी क्वेश्चनेबल हो गई और इन द लॉन्ग रन ये चीज़ आपको नुकसान पहुँचाएगी। अगर आपने फ़ेक मालूमात की बुनियाद पे एक वीडियो बनाई, 1 दफ़ा बनाई, 2 दफ़ा, और वो एक्सपोज़ हो जाएगी, वो 1, 2 दिन, 3 दिन में वो पता चल जाएगा लोगों को झूठ था। तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। तो आप मीडिया एथिक्स को फ़ॉलो करें और अच्छा कंटेंट क्रिएट करें, बजाय इसके कि आप क्वांटिटी पे फ़ोकस करें, आप क्वालिटी अच्छी दें लोगों को, ताकि लोग आपको फ़ॉलो करें, आपको देखें, आपकी व्यूअरशिप बढ़े। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको कंटेंट बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जी, अंबर। एब्सोल्युटली, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि वसीम साहब, अगर हम कोई भी ऑडियो विजुअल कोई भी इस तरह का कंटेंट बनाते हैं, आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन ये रहेगा। फ़िल्मों की हम बात करते हैं, बड़े-बड़े आर्टिस्ट, कलाकार, फ़िल्म मेकर्स जिन्होंने फ़िल्में बनाई, म्यूज़िक बनाया, वो आज भी है और उनका काम आज भी याद करते हैं, हम डिस्कस करते हैं क्योंकि काम रह जाता है और उस काम से ही हमें नाम मिलता है। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। आपको टेम्परेरी गेन लग सकता है, कुछ चीज़ें होती भी हैं कि कभी-कभी आदमी कर देता है, लेकिन रेगुलर वायलेशन ये थोड़ा-सा गलत हो जाता है और वो कहीं न कहीं आपको लॉन्ग रन में बड़ा नुकसान देता है क्योंकि आजकल अगर पॉज़िटिव चीज़ें या नेगेटिव चीज़ें वायरल होती हैं, तो कहीं न कहीं लोग जाकर इवेंचुअली समझ जाते हैं कि ये लोग सीरियस काम नहीं कर रहे हैं। आपका कोई एक ऑब्जेक्टिव नहीं है जो काम कर रहे हैं उसके पीछे। किसी कॉज़ के लिए आप नहीं जुड़े हैं क्योंकि आप जर्नलिज़्म करें या इस तरह की अवेयरनेस का कोई भी काम करें, तो उसको पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है कि आप इस तरह की खबरें लोगों तक पहुँचाएँगे, लोगों को अवेयर करेंगे। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ़ कैमरा उठा के आपको एक मेकअप करके बैठ गए और सिर्फ़ बोलना शुरू कर दिया। जी, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। लेकिन जी, वो तो हो ये रहा है कि मेकअप पे बहुत ज़्यादा आजकल वक़्त सर्फ़ किया जा रहा है और मुझे तो कई लोगों ने काफ़ी सलाहें भी दी कि तुम मेकअप नहीं करती हो, थोड़ा-सा लाल, आँखों पे चमकीला कुछ किया करो, थोड़ा-सा वैसे कपड़े पहना करो, जिसमें थोड़ा गला दिखे एंड ऑल दैट। इस तरह के सजेशन मुझे कई-कई सारे महान लोगों ने दिए थे। मैंने कहा, "भई मैं जैसी हूँ, मैं वैसे ही ठीक हूँ।" खैर, ये सबकी अपनी-अपनी सोच होती है कि वैसे मतलब अच्छा लगना बड़ा ज़रूरी होता है स्क्रीन पे। मैं खुद एक टीवी फ़िल्म कंटेंट प्रोड्यूसर हूँ, तो मुझे पता है कि अच्छा लगना बड़ा ज़रूरी होता है, लेकिन सीरियसनेस भी बहुत ज़रूरी होती है। सिर्फ़ दुल्हन बन के बैठ जाएँ यहाँ पर, वो और बोलना कुछ आए नहीं, तो उससे फ़ायदा क्या हो रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना, असल चीज़ जो मैटर करती है वो तो कंटेंट है, जी। वो कॉस्मेटिक्स नहीं है। तो कॉस्मेटिक्स के ऊपर बड़ा आजकल लोग ज़ोर दे रहे हैं कि सेट बहुत अच्छा हो, मेकअप बहुत अच्छा हो, अदाएँ अच्छी हों, लेकिन आप कह क्या रहे हैं? लोग तो इसमें इंटरेस्टेड हैं कि आपकी जो बात आप कर रहे हैं, उसमें कितना वज़न है, उसमें कितनी जान है। असल चीज़ तो वो है, जिसे सुनने के लिए लोग बैठे हैं।
तो मेरा ख़्याल है कि ये थोड़ा-सा बैलेंस कर लेना चाहिए बिल्कुल। कि कॉस्मेटिक्स ठीक है, लेकिन साथ कंटेंट भी होना चाहिए। कॉस्मेटिक्स भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन एब्सोल्युटली वो सेकेंडरी। अपीलिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। आप जो फ्रेम हाँ, है, आपका बैकग्राउंड, आपका सेट अच्छा हाँ, हो, आप हाँ, अच्छे दिखें, प्रेज़ेंटेबल हो, ठीक लोगों को अपीलिंग लगना चाहिए वो फ्रेम जो अभी हाँ, स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन बिल्कुल। एथिक्स फ़ॉलो करना एथिक्स अगेन फ़ॉलो करना और प्रॉपर एथिक्स फ़ॉलो करना, प्रॉपर कंटेंट क्रिएट करना, वो प्राइमरी मेरा ख़्याल है ऑब्जेक्टिव फ़ोकस होना होना चाहिए। चाहिए। हाँ, एब्सोल्युटली। जी, एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। तो बड़ा अहम है कि हम जब मीडिया एथिक्स की बात करते हैं या फिर सोशल मीडिया जो जर्नलिज़्म हो रही है, यूट्यूब जर्नलिज़्म, उसमें आजकल इंडिया में तो हम देखते हैं कि बड़े सारे जो बड़े हमारे नामचीन जर्नलिस्ट हैं, वो यूट्यूब पे कर रहे हैं, उनकी बड़ी अच्छी व्यूअरशिप है, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। और लेकिन कुछ इस तरह के लोग भी हैं जो हम देख रहे हैं, जो एथिक्स और इस तरह के जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो बड़ा ज़रूरी है और कहीं न कहीं इस डिबेट को खोल देता है कि क्या सरकारों को, आपने पाकिस्तान की बात की, उन सब में क्या, क्योंकि डिजिटल और सोशल मीडिया को लेके, पॉलिसी को लेकर बात हो रही है काफ़ी समय से, हो सकता है कि ये सारी चीज़ें अगर बढ़ती रहीं तो पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाना पड़ेगा। वसीम साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much.